नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे नॉमिनेशन के नए रूल्स की। जी हाँ, नॉमिनी जो हम हर जगह करते हैं, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपसे नॉमिनेशन करने के लिए कहा जाता है और हम अमूमन करते भी हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 50% से ज़्यादा लोग नॉमिनेशन गलत तरीके से करते हैं और उससे उनका नॉमिनी उस पैसे का कभी सारी ज़िंदगी लाभ ले भी नहीं पाता है। ना नॉमिनी करने वाले को पता है कि उसने गलत तरीके से नॉमिनी किया है, ना जो नॉमिनी हुआ है उसको पता है कि मैं नॉमिनी तो हूं लेकिन मैं इस पैसे का इस्तेमाल करने का हकदार नहीं हूं। और पर्टिकुलरली जो नए नियम है उसके बारे में तो बिल्कुल किसी को कुछ भी अभी तक मालूम नहीं है। नए नियम क्या हैं ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे ब्रीफ में कि नॉमिनी में आप गलतियां कहां करते हैं। 3 वीडियोस पहले हमारे चैनल पर अवेलेबल है जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नॉमिनी की सारी डिटेल्स उन वीडियोस में आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, नॉमिनी करते समय सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है, जो वीडियोस में हमने बताई है, कि नॉमिनी हमेशा पैसे का हकदार नहीं होता। ये हमने हर बार बात बोली है। लोग इसको फिर सवाल करते हैं कि सर होता है, लेकिन होता नहीं है। नॉमिनी पैसे का हकदार असल में केवल तभी होता है जब वो इमीडिएट फैमिली मेंबर है। इमीडिएट फैमिली मेंबर यानी वो या माँ बाप, बेटा बेटी, सगा भाई, सगी बहन, वाइफ या हस्बैंड, अगर इनमें से आपने किसी को नॉमिनी किया है तो यकीनन वो उस पैसे का हकदार है। जो अकाउंट होल्डर है, जिसने भी उस नॉमिनी किया है, वो उसकी मृत्यु के बाद नॉमिनी उस पैसे का हकदार है। वही पैसा निकालेगा अकाउंट में से, वही उसका इस्तेमाल करने का हकदार भी होगा। लेकिन अगर किसी केस में आपने ऐसे किसी व्यक्ति को नॉमिनी किया है जो इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं है, हो सकता है आपको अपने पारिवारिक सदस्यों से ज्यादा किसी दोस्त पर यकीन हो, किसी ने आपकी बहुत हेल्प की हो, आपके जीवन में उसका बहुत महत्व हो, आपने उसको नॉमिनी कर दिया, आपने किसी अपनी भाभी को नॉमिनी कर दिया, किसी चाची को नॉमिनी कर दिया, किसी कजन ब्रदर को नॉमिनी कर दिया, तो वो उस पैसे का हकदार नहीं है। वो बिल्कुल भी, हर केस में ऐसा नहीं होगा, आगे हम बताएंगे कि किन केसेस में हो सकता है हकदार वो, लेकिन आमतौर पर 90% केसेस के अंदर वो हकदार नहीं होगा। वो सिर्फ एक ट्रस्टी के रूप में काम करेगा, एक केयर टेकर के रूप में काम करेगा, कि उसका काम होगा बैंक से या पोस्ट ऑफिस से या सोसाइटी किसी भी ऑफिस से पैसे निकलवा कर उसके असल हकदारों तक दे पहुंचाना, उसके लीगल हायर्स तक पहुंचाना। वो पैसे का खुद के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका असल मालिक नहीं बन गया, वो सिर्फ एक केयर टेकर है। अब इस बात को आपको समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स के नॉमिनी अलग होता है, शेयर्स का नॉमिनी अलग होता है, बैंक का नॉमिनी, पोस्ट ऑफिस का नॉमिनी अलग होता है। कैसे अलग होता है आइए जानते हैं। दोस्तों, जब भी आपने शेयर्स लिए हैं कोई और उसके अंदर आपने नॉमिनी कर दिया ए बी सी किसी भी पर्सन को, वो इमीडिएट फैमिली मेंबर है या नहीं है, तो शेयर होल्डर की मृत्यु के बाद वो पैसा उस नॉमिनी को मिलेगा और वही उसका हकदार होगा भी। वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यही अगर आपने शेयर्स की जगह पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है और आपने किसी ऐसे व्यक्ति को नॉमिनी किया है जो आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर की कैटेगरी में नहीं आता, तो किसी भी तरीके से वो उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अनडाउटेडली जो कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो म्यूचुअल फंड हाउस है, वो पैसा उस नॉमिनी को ही देगा। उसकी जिम्मेदारी वहां खत्म हो जाती है उस नॉमिनी को पैसा देकर। लेकिन उसके बाद नॉमिनी की जिम्मेदारी शुरू होती है कि वो लीगल हायर्स तक उस पैसे को पहुंचाए। खुद के ऊपर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए वो 1 रुपया भी उसमें से खर्च करने का हकदार नहीं होता। जो उसके लीगल दावेदार हैं कभी भी उस पर कोर्ट केस करके ये दावा कर सकते हैं कि ये नॉमिनी था लेकिन ये पैसे का हकदार नहीं था, ये सिर्फ एक केयर टेकर था, कस्टोडियन था, वो इस पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है और ये पैसा उन्हें दिलवाया जाना चाहिए और डेफिनेटली वो कोर्ट में केस जीत भी जाएंगे। इसी तरह से बैंक और पोस्ट ऑफिस के अंदर जितनी सेविंग स्कीम्स चलती हैं उसके अंदर जो आप नॉमिनी करते हैं वो भी केयर टेकर ही होता है, अगर इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं है। इमीडिएट फैमिली मेंबर की जो कैटेगरीज हमने आपको बता दी हैं, लेकिन अगर कोई कज़न है, कोई कज़न, अंकल, आंटी, चाचा, चाची, वो इस पैसे का हकदार नहीं हो सकता। ये बात खास तौर पर ध्यान में रखनी है। कहने का भाव कुल मिलाकर ये है कि शेयर्स के अंदर और इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं, उसका जो बेनिफिट मिलता है, ये 2 ऐसी कैटेगरीज हैं जहां नॉमिनी ए बी सी कोई भी पर्सन हो, कोई भी रिलेशन हो उसका मरने वाले के साथ, वही पैसे का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर नॉमिनी म्यूचुअल फंड्स में है, बैंक की किसी भी सेविंग स्कीम में है, चाहे सेविंग अकाउंट में है, या पोस्ट ऑफिस की किसी भी तरह की स्कीम में है, आरबीआई बॉन्ड्स में है,
वो नॉमिनी अगर इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उस पैसे का एक केयर टेकर होगा, उसे उस पैसे को इस्तेमाल करने का कोई भी हक नहीं है। साथ ही साथ यहां यह भी बात जाननी जरूरी है, नए नियमों के मुताबिक अगर नॉमिनी, चाहे फिर वो इमीडिएट फैमिली मेंबर है या नहीं, ये बात तो आप अलग रख दो, लेकिन कोई भी नॉमिनी अगर किसी भी तरह से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर चुका है अपने आप को या बैंकरप्ट है, तो वो उस पैसे का कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आपको ये बात पहले से पता है तो आपको उसको नॉमिनी करना ही नहीं चाहिए, और अगर आपके नॉमिनी किए जाने के बाद वो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर देता है, तब उसको जो नॉमिनेशन के अंदर पैसा मिलेगा वो उस पैसे को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उस पैसे को कोर्ट जब्त करने का पूरा हक रखती है। नॉमिनी अगर 18 साल से कम की उम्र का है तब भी वो पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसका जो गार्जियन है, कोई तो अकाउंट 18 साल के कम उम्र के बच्चे का खुला ही होगा, उसके अंदर कोई गार्जियन भी होगा, वो भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक ही प्रोविजन है इसके अंदर कि 18 साल की उम्र होने तक उस नॉमिनी को रुकना होगा, और 18 साल का जब वो मेजर हो जाएगा तभी उस पैसे का इस्तेमाल कर पाएगा एज पर रूल्स। नए नियमों के मुताबिक बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक आप आने वाले समय में बैंक के अंदर कितनी भी आप सेविंग स्कीम में नॉमिनी कर रहे हैं, उसके अंदर एक से ज़्यादा नॉमिनी नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये नियम अभी अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन काफ़ी हद तक उम्मीद जताई जा रही है कि यही नियम आगे लागू होगा। 2 या 3 नॉमिनी नहीं हो सकेंगे। अगर नॉमिनी आपने जिसको किया उसकी डेथ हो जाती है तो इन केस आप नॉमिनी बदल सकते हैं, लेकिन 2-3 नॉमिनी आप आगे नहीं कर पाएंगे। नॉमिनी को पैसा मिले और वो उसका हकदार हो और इस्तेमाल भी कर पाए, इसके लिए एक शर्त और भी है कि वो साउंड ऑफ माइंड और लीगली कैपेबल होना चाहिए। अगर वो नॉमिनी एक मुजरिम है, अगर उस पर कोई ऐसा केस चल रहा है जिस पर उसमें मुकदमे के अंदर साबित हो चुका है कि ये मुजरिम है, तब भी वो उस पैसे का हकदार नहीं हो सकता। अगर वो किसी भी तरह से मेंटली चैलेंज्ड है, कोई भी ऐसे कारण है कि वो अपने अकाउंट को खुद से मैनेज करने के काबिल नहीं है, तब भी वो नॉमिनी उसको बैंक उसको पैसा देने से मना भी कर सकता है, या हो सकता है पैसा मिल भी जाए तो उसको इस्तेमाल करने का प्रॉपर उसको अधिकार नहीं मिले। इसके आगे इवेंट्स बहुत हैं, पर आज के वीडियो के लिए इतना ही समझना काफ़ी रहेगा। एनआरआई को भी नॉमिनी कर सकते हो, लेकिन एनआरआई को नॉमिनी करना आमतौर पर अवॉइड करना चाहिए। एनआरआई पैसे का इस्तेमाल तभी कर पाएगा अगर फॉरेन एक्सचेंज जो इंडिया का है उसके कंप्लायंस के अंदर पूरा खरा उतरता है और पैसा उसको ट्रांसफ़र अलाउड हो जाता है, तभी वो उसका पैसे का इस्तेमाल कर पाएगा, वरना उसको नॉमिनेशन करना बेकार भी हो सकता है। एनपीएस और सुकन्या समृद्धि अकाउंट के नियम यहाँ पर अलग हैं। एनपीएस के अंदर अगर आप नॉमिनी कर रहे हैं, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस के अंदर अगर आप नॉमिनी कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक फैमिली मेंबर ही हो सकता है। आप अदर देन फैमिली मेंबर किसी को नॉमिनी नहीं कर सकते। अगर इन केस फैमिली मेंबर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है या आप उसे लीगली बेदखल कर चुके हैं, इन दैट केस एक डिक्लेरेशन के साथ में आप किसी और मेंबर को नॉमिनी कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर नॉमिनेशन होता ही नहीं है। दोस्तों, कई बार हम पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं किसी प्रॉपर्टी के अंतर्गत या किसी भी और अपनी कंपनी की मैनेजमेंट, किसी बिजनेस के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं। जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है वो कभी भी नॉमिनी नहीं कर सकता। नॉमिनी सिर्फ एक मालिक कर सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी लेने वाला उस एसेट्स का मालिक नहीं बनता, इसलिए वो नॉमिनेशन करने का हकदार नहीं होता। कंपनीज, ट्रस्ट, एचयूएफ, सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म्स, ये कोई भी जो संस्थाएं हैं ये भी नॉमिनेशन नहीं कर सकती। इनका पैसा एज पर रूल्स जिसको मिलना है उसी को मिलेगा, लेकिन नॉमिनेशन यहाँ पर स्टैंड करती ही नहीं है कहीं भी। दोस्तों, एक बात जानना आपके लिए यहाँ और बहुत ज़रूरी है कि जब भी वसीयत और नॉमिनेशन के अंदर टकराव होता है यानी कॉन्ट्राडिक्शन आती है, तो हमेशा वसीयत की बात सही मानी जाती है। वसीयत यानी कि विल, मरने वाला अगर एक लीगल विल लिख कर गया है और वो विल रजिस्टर्ड भी है तो कोई मायने नहीं रखता कि वो विल नॉमिनेशन करने से पहले लिखी गई थी या उसके बाद लिखी गई थी। वो आखिरी विल उसके द्वारा लिखी गई होनी चाहिए। अगर विल के अंदर कोई ऐसा पर्सन बताया गया है कि फलां मेरे बैंक के अकाउंट का पैसा इस पर्सन को ए को मिलेगा, लेकिन नॉमिनेशन के अंदर कहा गया है कि पर्सन बी को मिलेगा, तो नॉमिनेशन वहाँ कहीं भी स्टैंड नहीं करेगी, सिर्फ विल की ही बात सही मानी जाएगी। इसलिए अगर विल नहीं है तब नॉमिनेशन के रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं का पालन भी होना चाहिए। लेकिन अगर विल लिखी गई है तो विल के रूल सुप्रीम है, उससे ऊपर और
कोई दूसरा नियम, कोई कानून स्टैंड नहीं कर सकता। वीडियोस जो बाकी हमारे इस टॉपिक पर हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई सवाल है, कोई मन में उलझने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताएं, यथासंभव हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कैपिटल ग्रो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।